कि ये है फॉर एग्जांपल एक सेल, और ये क्या है, उस सेल का मेम्ब्रेन है ये, और इसके सेंटर में क्या दिख रहा है आपको, उसके सेंटर में ये दिख रहा है इसका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के पास तो डीएनए भी होगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर एग्जांपल, अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। तो एक बात समझना कि ये तो क्या है, सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या है, समझना किस तरह से सीरीज चल रही है। डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स, और जीन्स के अंदर क्या है, जीन्स के अंदर क्या है, अगर कोई पूछ ले जीन्स के अंदर क्या है, तो जीन्स के अंदर वो कोडिंग है, जीन्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जीन्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन है फॉर द हेरिडिटरी, जिस इंफॉर्मेशन की किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल इस जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि किस तरह का हेयर कलर होना चाहिए, तो ब्राउन हेयर होना चाहिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ब्राउन हेयर होना चाहिए। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास ये जीन होगा उसके उसके हेयर्स कैसे होंगे, उसके हेयर्स कैसे होंगे भाई, ब्राउन होंगे। समझ आया? तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या चीजें समझी कि कैरेक्टर्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं गैमीट्स के जरिए, क्योंकि गैमीट्स का ही तो ट्रांसमिशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, इसीलिए लिखा था हमने फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यूरिंग मियोसिस, ये हमने समझा, और म्यूटेशन इज द रीजन। जब, और ये सब जीन क्रोमोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन बातों पर ध्यान देना कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर, और क्रोमोसोम बना किससे है, डीएनए का, डीएनए के अंदर क्या है, जीन, और जीन के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो हम यहाँ पर जो जीन्स हैं, ध्यान देना, यहाँ पर जो जीन्स हैं, इन जीन्स को, यहाँ पर जो जीन्स हैं, इन जीन्स को हम क्या मानकर चलते हैं, एक यूनिट मानकर चलते हैं एज हेरिडिटी। ठीक है, जीन्स को हम यूज करते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी के रूप में, क्योंकि जीन्स के पास ही क्या है, वो इंफॉर्मेशन है विच इज रेलेवेंट, वो इंफॉर्मेशन है विच इज रेलेवेंट फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिट ऑफ डीएनए या यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूनिट हम किसको मानकर चल रहे हैं, जीन्स को मानकर चल रहे हैं। ठीक, और जीन्स और क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं फिर हम, क्रोमोसोम कुछ नहीं, क्रोमोसोम को अगर डिफाइन करना हो तो क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिख भी रहा है आपको, क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पर है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सो इन द न्यूक्लियस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक, और किसका बना हुआ है ये तो हमने बता ही दिया, बताओ क्रोमोसोम्स किसका बना हुआ है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, राइट। तो हमें समझ आया क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, दीज क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। और एक और बात कि दीज आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यहाँ पर जो जीन्स हैं किसी भी डीएनए के पास, ये जीन्स क्या है, यूनिट है हेरिडिटी के लिए। तो क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल एंड इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या कैरी करता है, जीन्स कैरी करता है, और जीन एक ऐसा यूनिट है डीएनए का क्रोमोसोम के पास विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन। यही क्या बनाएगा, कोई प्रोटीन बनाएगा। जीन्स क्या बनाएगा आगे जाके, जीन्स विल फॉर्म द प्रोटीन। जीन्स आगे दो प्रोसेस करेंगे, या आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो कि जीन्स आगे दो प्रोसेस करते हैं जिनको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो जीन्स जब आगे प्रोसेसिंग करेंगे तो ये एक प्रोटीन बनाते हैं, वी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, और इसी प्रोटीन की वजह से जो भी कैरेक्टर होता है
वो शो होता है ना। जैसे वो कैरेक्टर क्या हो सकता है इस केस में, क्या एग्जांपल लेकर बताया था मैंने, क्या कैरेक्टर हो सकता है वो यहाँ पर, ब्राउन हेयर, है ना। क्या कैरेक्टर हो सकता है यहाँ पर, ब्राउन हेयर का एग्जांपल लेकर बताया था। समझ आया। तो ये ध्यान से रखना, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल विच इज मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए कैरीज जीन एंड जीन्स फॉर्म अ प्रोटीन। जीन्स क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा प्रोटीन, और वो प्रोटीन के पास वो इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, या ठीक है, जिसकी वजह से जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर शो होगा वो कंट्रोल करेगा, वो कैरेक्टर दिखेगा। ये जो जीन वर्ड है, अब आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है ध्यान से, तो अब मुझे ये बताओ, ये जो वर्ड जीन है, हु कॉइंड द टर्म जीन? जोहानसन, राइट। किसने दिया था? जोहानसन। ठीक, कब की बात है ये? तो 1909, कॉइंड द टर्म। ठीक है, तो टर्म याद रखना, जीन टर्म किसने दिया था? 1909 में जोहानसन ने। लेकिन इससे पहले ही जीन्स के बारे में किसने बता दिया था? फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं? देखो, यहीं से एक ब्रांच निकल कर आती है, विच इज, अगर मुझे सुनो, अगर मुझे स्टडी करनी हो किसके बारे में, अगर मुझे स्टडी करनी हो जीन्स के बारे में, तो स्टडी को क्या बोलेंगे? तो स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स, इसे ही क्या बोलते हो आप? जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बोल देंगे उसे। समझ आया। तो ये जो जेनेटिक्स है, ये बहुत पहले से 1909 की बात किया ना, जोहानसन तो बहुत बाद में आए। 1909 से पहले ही, 1909 से पहले ही मेंडल आ चुके थे। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जोहानसन थोड़ी है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, बोलो जल्दी। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जोहानसन से पहले मेंडल आए थे, और मेंडल ने बताया था इन जीन्स के बारे में। लेकिन ये जीन टर्म किसने दिया? जीन टर्म किसने दिया? जोहानसन ने। यानी कि जोहानसन के पहले जोहानसन के आने से पहले भी ये जिक्र चलता था, ये बात चलती थी कि कुछ कुछ है, कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन होते हैं, इंफॉर्मेशन की बात चलती थी। लेकिन उन्होंने कभी इस चीज को जीन नहीं बोला अपनी पूरी लाइफ में, कभी भी उन्होंने इसको जीन नहीं बोला। वो इसको बोलते थे कि ये तो क्या है, उन कैरेक्टर्स को, ये ट्रेड्स को क्या बोलते थे, ये किस वजह से हो रहा है। उन्होंने इन्हीं जीन्स को कभी जीन्स ना बोलकर वो इसी जीन्स को क्या बोलते थे? मेंडल बोलते थे फैक्टर। ठीक है, मेंडल इन्हीं जीन्स को क्या नाम दिया था मेंडल ने? फैक्टर। समझ आ गया? आसान है। ठीक है, तो कहानी समझना ध्यान से। अब जब हम कहानी शुरू करते हैं मेंडल की, अब देखो यहां से कहानी शुरू हो जाती है मेंडल की। तो मेंडल की कहानी थोड़ा सा ध्यान देना कि मेंडल को जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स इज रिलेटेड विद बायोलॉजी, राइट। तो मेंडल को कभी कोई इच्छा नहीं हुई ऐसी कि बायोलॉजी मुझे पढ़ना है। मेंडल तो सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो क्या थे? चर्च के फादर थे। समझ आया? पहले उनके फादर चर्च के फादर रहे, पहले उनके फादर चर्च के फादर रहे। चर्च के फादर समझते हो आप? चर्च के फादर होने का मतलब समझ रहे हो? मतलब वहां पर जो पूजा पाठ जो भी करते हैं, तो उनको हम फादर बुलाते हैं चर्च के। तो वो रहे, उसके बाद वो जो उनका चर्च था वो संभाला मेंडल ने, वो संभाला मेंडल ने। अब क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्ट्रेन था उनकी फैमिली में, उनको काफ़ी दिक्कतें आई, तो उन्होंने कई तरह के काम भी करने शुरू किए। उन्होंने, उनके पास ज़मीन थी, उनके पास ज़मीन थी, तो वो किसानी करने लगे, वो खेती करने लगे, एग्रीकल्चरल में इन्वॉल्व हो गए। और एग्रीकल्चर में भी वो क्या उगाते थे? वो क्रॉप फील्ड्स में क्या उगाते थे? वो अपनी ज़मीन पे उगाते थे मटर। ठीक है, वो क्या उगाते थे? पी प्लांट। तो मेंडल की कहानी शुरू होती है यहाँ से। ठीक है, अब देखो, उन्होंने उगाना शुरू किया पी प्लांट। तो जब मेंडल कंट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, तो मेंडल का कंट्रीब्यूशन समझो। जब मटर के पौधे, और उन्होंने सबसे पहले लिया क्या था? पी प्लांट। तो पी प्लांट ग्रो करा रहे थे वो, और इतना ज्यादा जुनून, मतलब ये एक ऐसा इंसान है मेंडल जिन्होंने कभी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा। इन्होंने तो मास्टर्स की थी, ये पीएचडी थे, बल्कि मैथमेटिक्स, स्टैट में पीएचडी थे,
कोई भी रिलेशन नहीं था इनका। हालांकि इन्होंने ये इन्वॉल्व है बाद में एग्रीकल्चर में, और एक क्यूरियोसिटी की वजह से आज हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे हैं, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं थे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी करने में। ठीक है, तो एक बात समझना, ये जो पी प्लांट इन्होंने ग्रो कराना शुरू किया, लगभग 8 साल 14 साल तक ये यही होगा, ग्रो करते रहे पी प्लांट। तो इन्होंने देखा कि एक टॉल प्लांट ये ग्रो कराते हैं। उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लेते हैं। टॉल प्लांट का मतलब क्या होता है, हाइट में काफी सही है प्लांट, बढ़िया हाइट है। ड्वार्फ प्लांट मतलब हाइट छोटी है। तो जब एक छोटा प्लांट और एक टॉल प्लांट लिया, इन्होंने क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, तो एज रिजल्ट वो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? अगर मेंडल की जगह होते सोचो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते? कुछ कैरेक्टर यहां से आएगा, कुछ कैरेक्टर यहां से आएगा। इसका मतलब जो रिजल्टिंग प्लांट क्या होना चाहिए, कोई मिड हाइट का होना चाहिए, मीडियम हाइट का होना चाहिए कि नहीं? मीडियम हाइट का ही तो होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भाई सारे के सारे प्लांट क्या आ गए, शॉकिंग बात देखना, कि सारे के सारे प्लांट क्या आ गए, टॉल। ठीक है, ऑल टॉल प्लांट्स। ठीक है, सारे टॉल प्लांट देखे। ठीक है, टॉल प्लांट के लिए जो यहाँ पर हम जीनोटाइप लिखते हैं वो है कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट के लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल टी। ठीक है, टॉल प्लांट के लिए लिखते हैं हम कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट के लिए लिखते हैं स्मॉल टी। और एज रिजल्ट जो प्लांट आए, तो उनका अगर जीनोटाइप देखें तो उनका जीनोटाइप क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब पहले ये समझते हैं दो चीजें कि ये भाई फिनोटाइप का क्या मतलब है और जीनोटाइप का क्या मतलब है ना? ये समझना पड़ेगा हमको। अब वीडियो अगर आपने देखी है तो और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा, है ना? इसलिए मैंने आपको पहले भेज भी दिया था, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब होता है कि मुझे सामने से कैसी चीज दिख रही है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो फिजिकल अपीयरेंस तो आप देख कर बता सकते हो, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिनोटाइप। ठीक है, और जीनोटिपिक नेचर का क्या मतलब है कि जेनेटिक मेकअप कैसा है उसका। अगर टॉल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये वाला प्लांट टॉल है, यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये वाला प्लांट भी टॉल है, लेकिन क्या दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम है? चेक करो, ये इसका जेनेटिक मेकअप है जो, और ये इसका जेनेटिक मेकअप है, क्या दोनों सेम नजर आ रहा है आपको? जेनेटिक मेकअप तो अलग है, लेकिन क्या दोनों का फिनोटिपिक कैरेक्टर सेम है या नहीं? सेम है, बिल्कुल सेम है, जेनेटिक मेकअप। तो ये डिफरेंस है जीनोटाइप में और फिनोटाइप में। फिर दो और टर्म्स आते हैं यहाँ पर, होमोजाइगस कैरेक्टर, होमोजाइगस ट्रेट, होमोजाइगस जीन अलील, होमोजाइगस जीन, और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का क्या मतलब है, थोड़ा देखो। होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों सेम है। होमोजाइगस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों अलील्स अगर सेम हो, अगर बोथ अलील्स आर सिमिलर। यहाँ पर आपको दो टी दिखाई दे रहे हैं, तो ये दो टी मिलकर क्या बनाते हैं, ये दो टी मिलकर आपका एक जीन बनाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब, और ये एक सिंगल की बात करो तो वो क्या हो गया, वो हो गया अलील। यानी कि पेयर ऑफ अलील मिलकर क्या बना रहा है, जीन बना रहा है। समझ आया? वीडियो देखना भाई, उसमें जरूर देखो यार, वो वीडियो तुमको तो जरूर देखने की जरूरत है, उसमें मैंने डिफाइन किया है अच्छे से, यहाँ भी डिफाइन कर दिया, आपको समझ आ गया? तो यहाँ पर आपको टर्म क्लियर हो जाना चाहिए, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, होमोजाइगस मतलब दोनों। अच्छा, अब इनमें से मुझे देखकर बताओ कौन सा होमोजाइगस दिख रहा है और कौन सा हेट्रोजाइगस। क्या ये होमोजाइगस है या ये होमोजाइगस? क्या होता है होमोजाइगस और क्या होता है हेट्रोजाइगस? तो होमोजाइगस मतलब दोनों अलील्स क्या है, अगर सेम है। इसको मैं लिख भी देता हूं यहां अलग से कि ये क्या है, होमोजाइगस है। और ये क्या है फिर, ये क्या लिखना चाहिए इधर, हेट्रोजाइगस हो गया फिर तो ये, कि नहीं? हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है, हेट्रोजाइगस इफ बोथ अलील्स आर डिसिमिलर। समझ आ गया? तो फिनोटाइप समझा हमने, जीनोटाइप समझा, होमोजाइगस समझा और हेट्रोजाइगस समझा। होमोजाइगस अलील, हेट्रोजाइगस अलील। ठीक है,
तो शॉकिंग बात तो ये थी कि सारे टॉल प्लांट आए कैसे, ड्वार्फ वाला कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं दिखा। तो रीजन समझ में आता है इनके, यहीं से निकल कर आता है पहला लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ इनका आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां से मुझे कैसे समझ में आता है कि यहां पर मुझे दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं, कैपिटल टी भी दिख रहा है और स्मॉल टी भी दिख रहा है। नजर आ रहा है आपको, कैपिटल टी भी दिख रहा है और स्मॉल टी भी दिख रहा है। लेकिन कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो हमें पता है कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल कैरेक्टरिस्टिक और स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों ही हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट निकल कर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आया, टॉल आया। यानी कि दिस टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स इज शोइंग इटसेल्फ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलते हैं डोमिनेंट अलील। और जो अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पाया, जो अपना इंफॉर्मेशन नहीं शो कर पाया, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिसेसिव बोल देते हैं। और यही है फर्स्ट लॉ, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। समझ आ गया आपको। ये एक बोल रहा है कि जब दो हेट्रोजाइगस अलील्स होंगे, जब दो हेट्रोजाइगस पेयर होगा, हेट्रोजाइगस पेयर तो समझ आ गया ना, हाँ भाई, तो हेट्रोजाइगस पेयर समझ आ गया आपको। ये बोलना चाह रहा है कि जब एक हेट्रोजाइगस पेयर होगा यहाँ पर, तो उसमें दो अलील्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और दोनों अलग होंगे, दो अलील्स होंगे और दोनों अलग होंगे, जिनमें से एक अपना कैरेक्टर शो करेगा और एक नहीं शो करेगा। जो अपना कैरेक्टर शो कर रहा है उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, और जो नहीं कर रहा है उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। समझ आ गया, उसको हम क्या बोल देंगे, रिसेसिव। यही है पहला लॉ इसका। हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ allele, one shows its character which is dominant, which does not shows its character recessive। आसान है, यही लिखना है आपको फर्स्ट लॉ में। जो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ आ गया। एक बार देखो मेंडल का कंट्रीब्यूशन, मेंडल ने क्या लिया, पी प्लांट लिया, और पी प्लांट में देखा कि एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, चूंकि ठीक है, टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस करवाया, दोनों को ब्रीड करवाया, तो वो क्या देखते हैं, सारे ही टॉल प्लांट आ गए। यहीं पर शॉकिंग वाली बात थी, कैसे हो गया ऐसा, यहाँ पर टॉल भी है और ड्वार्फ भी है, लेकिन सारे टॉल क्यों आ गए। तो उन्हें ये समझ आया ये टॉल जो है वो हेट्रोजाइगस टॉल है। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस अलील का क्या मतलब है, अगर बोथ अलील्स, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों ही अलील्स उसके क्या हो, सिमिलर हो, तो क्या बोलोगे आप, होमोजाइगस। और अगर अलग हो तो क्या बोलोगे, हेट्रोजाइगस। जीनोटाइप और फिनोटाइप समझा हमने। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस और जीनोटिपिक मतलब जेनेटिक मेकअप। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, इन हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ अलील, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ अलील हो, एक अपना कैरेक्टर शो करेगा जिसको बोलोगे आप डोमिनेंट कैरेक्टर है वो, और एक नहीं शो करेगा जिसको बोलते हैं रिसेसिव। अब यहां पर कुछ लॉ ये भी कहता है, ठीक है, ये भी कहता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा, अगर आप नोटिस करो यहां पर हम पढ़ते हैं कैपिटल टी इज डोमिनेंट ना, कैपिटल टी इज डोमिनेंट, यानी कि टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो उसको हमेशा कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। डोमिनेंट को हमेशा कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। समझ आया। क्या आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो, डोमिनेंट जो है, टॉल कैरेक्टर्स इज डोमिनेंट, तो टॉल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल डी यूज कर रहे हैं, और ड्वार्फ के लिए डी यूज नहीं कर रहा, मैं स्मॉल टी यूज कर रहा हूं। समझ आया। ड्वार्फ के लिए मैं डी भी तो यूज कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर डी ना यूज करके ड्वार्फ के लिए मैं रेसेसिव शो करने के लिए मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, स्मॉल टी। तो एक और बात याद रखना, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम इज पाइजम सेटिवम, पाइजम सेटिवम। अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा क्या रीजन रहा कि वाई पी प्लांट, व्हाट वाज द रीजन वाई पी प्लांट वाज टेकन बाय मेंडल, वाई पी प्लांट वाज टेकन बाय मेंडल, कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया, दुनिया भर में इतने सारे प्लांट हैं, पी प्लांट क्यों लिया।